नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 27 दिसंबर है, ठीक है ना। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो एक मिलने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो मेंस का बैच स्टार्ट किया था उसको हम लोग विधिवत तरीके से फाइनल करेंगे। और जो हमारा पीसीएस मेंस 2024 है, इसके लिए हम लोग 75 डेज का क्या कर रहे हैं, प्लान लेकर के आए हैं। जो 75 डेज है ये हमारे, ये कैसे हम लोग इनको देखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इनके बारे में हम विधिवत तरीके से क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, जो ये हमारा कोर्स रहेगा फ्री रहेगा, और एक कोर्स हमारा रहेगा पेड रहेगा। तो पेड और फ्री में मैं आप अंतर बता दूं, फ्री हमारा क्या क्या है और पेड क्या क्या है। तो जो फ्री रहेगा, पहले जैसे मैं आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आपको मैं कुछ मैटर दे दिया करूँगा। मैटर का मतलब आपको जो जो सब्जेक्ट तैयार करने हैं वो यूट्यूब के माध्यम से मिल पाएगा। और उसी का हम लोग शाम को लाइव क्वेश्चन करेंगे, और लाइव डेली आपको 10 क्वेश्चन वो क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। यानी कि मॉर्निंग में मैं 11 बजे के समथिंग आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग मेंस के कुछ टॉपिकों को कवर करेंगे, और उसी टॉपिक पर आधारित 10 क्वेश्चनों को हम लोग शाम को लाइव करेंगे। ठीक है ना, लाइव करेंगे। अब अगर आपको देखिए, अगर पेड बैच में आपको ज्वाइन होना है तो पेड में अंतर क्या है कि इन्हीं दोनों पीडीएफ, यहाँ और यहाँ की जो पीडीएफ होंगी वो आपकी मात्र 259 रुपये में मिलेंगे। आपको मात्र 259 रुपये में इसकी पीडीएफ मिलेगी। पीडीएफ में जो बच्चे आपने देखा होगा, जो मेरे भाई हैं या अन्य जो साथी हैं जो मेंस का बैच लेंगे, ठीक है ना, जो मेंस का बैच लेंगे उनमें एक खासियत ये रहेगी कि जो हम ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप में सभी लोगों को क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अपने मेंस आंसर राइटिंग भेजेंगे। तो सभी लोग एक दूसरे का आंसर राइटिंग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये अंतर रहेगा, और ये अंतर आपको मैं बता दूं बहुत आगे तक ले जाएगा। तो आपकी मतलब आपको फ्री भी है और आपका पेड भी है। 259 रुपये में रहेगा। डेली 10 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, और उसको विधिवत तरीके से करना है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप होगा उसमें आप सब लोग क्या करेंगे, भाग लेंगे। उसमें मैं ज्वाइन कर दूंगा आपको। जो पेड बैच होगा उसमें आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे एक तरफ से, और डिस्कशन ग्रुप होगा जिसमें सभी लोग जो आंसर लिखेंगे उसमें सेंड करेंगे, ताकि क्या कर सकें, मेन फॉर्म राइटिंग को बेहतर कर सकें। क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे हमने देखा यहाँ पर, जैसे मैं डायग्राम बनाया है, तो मान लो जैसे मैं संघवाद की विशेषताएं बताया कि संघवाद में बहुस्तरीय सरकार, केंद्र राज्य, केंद्र क्षेत्र हो गया, अलग अलग क्षेत्राधिकार जैसे कानून कराधान हो गया, विवाद तंत्र समाधान तंत्र हो गया, जैसे न्यायपालिका होती है, समिति के माध्यम से विवाद सुलझा जाते हैं, संवैधानिक विशेषता। तो अन्य लोग जैसे कुछ आएंगे उसमें नया पॉइंट ऐड कर देंगे, कुछ इसी से मदद ले सकते हैं। तो ये आप लोगों को क्या होगा, अंतर मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ऐसे डायग्राम बनाना, ये सब चीज़ें आपको पेड ग्रुप में मिल जाएंगी। अगर पेड ग्रुप नहीं ले रहे हैं तो आपको वीडियो के माध्यम से मैं इसी प्रकार आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कंटिन्यू बहुत बेहतर है, और ये सब मैं आपको ग्रुप में बता दूं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध होंगे। आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक भेज दूंगा, उसमें आपको ये सब पीडीएफ मिल जाएंगी। तो देखिए, जो से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे संविधान में संघीय सिद्धांत प्रस्तुत हैं, और वह सिद्धांत इसकी बुनियादी विशेषताओं में से क्या है, एक है। तो यहाँ पर आपको तुरंत अंडरलाइन कर देना है संघीय सिद्धांत में। क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको दिमाग में इंट्रो हो जाना चाहिए, बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन। ये 2-3 शब्दों में लिखना है इंट्रो, उसके बाद बॉडी को थोड़ा बड़े पार्ट में, लास्ट में वे फॉरवर्ड में कंक्लूजन को लिख देना है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर संघीय सिद्धांत प्रमुख लक्षण है, और वह इसके सिद्धांत की बुनियादी विशेषताओं में से क्या है, एक है। लेकिन भारतीय संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष की तरफ क्या होता है, झुकता है। जो मजबूत संघवाद की अवधारणा के क्या है, खिलाफ है। चर्चा करना इसमें से समझ में आ रहा है ना। बहुत क्वेश्चन कठिन नहीं होता, बहुत अच्छे समझिए। देखिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, हमारे संविधान में एक संघीय सिद्धांत प्रस्तुत है, और वह सिद्धांत इनकी विशेषताओं, बुनियादी विशेषताओं में से एक है। यहाँ तक देख लिया, ये हमारा पहला चैप्टर खत्म। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा, लेकिन भारतीय संघवाद के संघवाद एक मजबूत केंद्र के पक्ष में झुकता है। जो मजबूत संघवाद की अवधारणा को क्या है, खिलाफ है, चर्चा करना है। अब देखिए, यहाँ पर जो आंसर है इसका कैसे लिख देंगे। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक केंद्र या संघीय सरकार को एक ही राजनीतिक ढांचे के भीतर क्षेत्रीय सरकारों को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, जोड़ती है। अब एक चीज़ समझिए, विधायी हो गया, प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियों को संघ एवं राज्य सरकार के बीच
संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में क्या किया गया है, विभाजित किया गया। अब यहाँ पर हम संघवाद की विशेषताओं को डायग्राम में लिख देंगे। देखिए बहुत से टीचर कहते हैं कि डायग्राम में नहीं बनाना, लेकिन डायग्राम में हमारा क्वेश्चन अलग से ही हिट हो जाता है। कोई कोई कहता है ऐसे केवल फ्लो चार्ट में बनाइए पूरा हर एक चीज़, लेकिन यहाँ पर देखो आपके पास कंटेंट होगा बहुत अच्छा हो जाता है। अब ये 4 क्वेश्चन, इससे 4 पॉइंट लिख दिए, अब बहुत अच्छे लिख, जैसे बहु स्तरीय सरकार, अब केंद्र की सरकार हो गई, राज्य की सरकार हो जाती है ना। अलग अलग क्षेत्राधिकार कानून, जैसे कानून हो गया, कराधान अलग अलग हो गए। विवाद तंत्र समाधान, जैसे विवाद कहाँ से निर्णय होगा, न्यायपालिका से, समिति के माध्यम से। अब इनको क्वेश्चन देखते ही देखते कुछ तो आपके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। अब इनको अब लिख लेंगे तो कुछ ना कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। संवैधानिक विशिष्टता, जैसे सत्ता की दृष्टि से प्रमुखता आदि विशेषताएं। परंतु कुछ ऐसे तंत्र हैं जिनमें संघीय संघवाद की अवधारणा क्या होती है, झलकती। जैसे कैसे इसमें झलकती है, देखो लिखित संविधान, दोहरी शासन व्यवस्था, संविधान को सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों का विभाजन, राज्यों का विधानमंडल में होना, ये सभी क्या हैं, एक आपके संघीय संघवाद की अवधारणा को प्रस्तुत करती हैं। अब देखो हालांकि केंद्र और राज्यों के मध्य कुछ चुनौतियां हैं। अब यहाँ पर चुनौतियां कर देना जो संघवाद को थोड़ा सा प्रभावित करती हैं। जैसे राजस्व बंटवारा, राजस्व कहाँ पर गया, केंद्र के पास जाता है। दूसरे नंबर में राज्य सीमा विवाद हो गया, राज्य के मामले में हस्तक्षेप हो गया, राज्यपाल का हस्तक्षेप हो गया। संसाधन आवंटन संबंधी शिकायतें, कानूनी विवाद। ये आप जब डेली डेली लिखेंगे तो अपने आप आपका क्लू मिलता जाता है। आप सोचेंगे बहुत कठिन आंसर है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। यकीन मानो केवल महीना भर आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद अपने आप आपका पेन चलने लगेगा। ये आप समझिए, कुछ नहीं है। आप ये समझिए जैसे पेन कौन सा लिखें, ये सब कुछ नहीं है। आप ये समझिए जब नॉलेज होगा, मतलब आप आंसर लिख रहे होंगे तो हर पेन बहुत स्पीड से चलता है। ये समझिए, अनुभव आपका बोलने लगेगा। अब देखिए आदि के अलावा ये आ गया ना, उसके बाद अन्य चीज़ें लिखते। आदि के अलावा क्षेत्रीय असमानता को देखने को मिलता है। जैसे अब मजबूत संघवाद को दर्शाने का उदाहरण क्या क्या है, जैसे उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जीएसटी प्रबंधन, आपदा प्रबंधन हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 हो, नदी जल विवाद हो गया, नीति आयोग हो गया, शक्तियों का केंद्र में प्रमुखता, संघ सूची में अधिक विषयों का क्या होना है, समवर्ती सूची पर केंद्र का प्रभाव होना, राज्य अविनाशी नहीं होना, आपातकालीन प्रावधान, राज्य विधेयकों पर क्या है, वीटो शक्ति है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन लिख लिया है कि नहीं। आप लोग देखिए बहुत आसान है, और मैं इनकी PDF अभी डाल दूंगा। लेकिन अब इसके बाद में केवल एक क्वेश्चन, मतलब आपने देखा होगा क्वेश्चन आपको PDF उसी पर मिलेगी जो टेलीग्राम का हमारा पेड ग्रुप होगा। बाकी ये सब मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा, ठीक। अब देखिए आप लोग यहाँ पर आ गए। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, राज्यसभा की उन विशिष्ट शक्तियों का वर्णन करिए जो भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकसभा को प्राप्त नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का। अब देखिए फिर इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रो कर देना है, राज्यसभा के बारे में बता देना, फिर बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना। बस 150 शब्दों में हो जाएगा आपका, बहुत अच्छे से आंसर हो गया, ठीक है। ये समझिए कि आंसर लिखने के लिए बस डेली आपको लगना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, ठीक है, परमानेंट है आपका, क्या है, आपका हाउस है, जिसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, संविधान 80 में। इसे भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। राज्यसभा के बारे में देखो थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, ये समझने एग्जामिनर हमसे तुमसे बहुत होशियार है, हम लोगों को समझ लो पापा है, और ज़्यादा समझ लो, इतना अनुभवी आदमी है, उसको हम लोग क्या डिफाइन करके बता सकते, थोड़ा सा बता दें तो खुद अपना आइडिया लगा लेगा। गठन कब होता है, 3 अप्रैल 1952 को। देखो यहाँ पर क्या है, शक्तियों के बारे में बताना है। अब पहली बैठक कब होती है, 13 मई 1952 को। ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया इंट्रो के तौर पर। उसके बाद इसकी शक्तियाँ, राज्य से संबंधित कानून बनाने की शक्ति हो जाएगी, ठीक है, आर्टिकल 249 में। राज्य सूची से संबंधित कानून बनाना, आपातकालीन स्थितियों के दौरान शक्तियाँ, अखिल भारतीय सेवाओं का क्या है, गठन है। लोकसभा के विघटन होने पर केवल राज्यसभा का अनुमोदन की घोषणा क्या रहती है, प्रभावी रहती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कैसे कार्य क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा केंद्र पर अनावश्यक कानून को लागू करने पर प्रतिबंध लगाना, स्थायी सदन होने का अधिक महत्व है कि नहीं। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतीय संपद में एक उपयोगी और महत्वपूर्ण स्थान रखता है राज्यसभा। बस थोड़ा सा लिख दिया, बिल्कुल लास्ट में देख लो कितना आसानी से लिख दिया, बिल्कुल लास्ट में 150 शब्दों में हो गया, ठीक। और बहुत जल्दी कम समय में भी लिखा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा हम लोग देख लेंगे। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डेली हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे धीरे धीरे इसी प्रकार, ठीक है ना। भारतीय संसद में जो आपके संयुक्त बैठक क्या है,
भारतीय संसद में संयुक्त बैठक क्या है या किन परिस्थितियों में क्या है बुलाई जाती है और इसका महत्व क्या है। बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए भारतीय संसद में संयुक्त बैठक क्या है। अब हमें क्या करना है, भारतीय संसद के बारे में तो बहुत हल्का सा बताना अगर बताना चाहो, नहीं तो मेन हमारा जो इंडिकेट होता है क्वेश्चन कहाँ पर होता है, इसका आपकी ज्वाइंट मीटिंग संयुक्त बैठक पर। जो संयुक्त बैठक है भारतीय संसद पर किसी गतिरोध पर, विधेयक गतिरोध होने पर क्या किया जाता है, अनुच्छेद 108 के तहत क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाए जाने का क्या है, प्रावधान है। यहाँ तक हो गया। अब संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है, बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अब बुलाए जाने वाली कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। अब जैसे आपने देखा होगा, यदि किसी विधेयक को दूसरे सदन द्वारा क्या कर दिया गया, पुनः उसी सदन में भेज दिया गया, तो क्या होगा, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। विधेयक में संशोधन कर पुनः उसी सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन विधेयक को स्वीकार कर देता है या दूसरा सदन विधेयक को अपने पास क्या कर देता है, रख लेता है। इसके अलावा अन्य आपने देखा होगा, जैसे आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में बैठक बुलाई जाती है। अब इसके महत्व क्या हैं, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता से बनता है, ठीक है ना, ये आपने देख लिया। यानी कि ज्वाइंट मीटिंग जब बैठेगी पार्लियामेंट्री कमेंट्री, तो इससे क्या होगा, महत्व क्या हो जाएंगे, इसका परिणाम क्या होगा, कानून निष्पक्षता और पारदर्शिता से बनता है। संसदीय व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ हो जाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया और आसान हो जाती है। लंबे नहीं समय नहीं, पहले लोकसभा में भेजा गया, फिर राज्यसभा में, या राज्यसभा में गया फिर लोकसभा में, तो ये दोनों आसान हो जाते हैं। और कितनी बार बैठक हुई, 1961 में, 78 में, और आपने देखा 2002 में पोटा वाला। तो ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो इसमें आ गया, महत्व हो गया, महत्व थोड़ा बता दिया। अब देखिए थोड़ा सा महत्व तो मैंने बता दिया, लास्ट में वे फॉरवर्ड। आज थोड़ा जल्दी में था तो हल्के हल्के क्वेश्चन लिख दिया, आ गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या संसदीय समितियां, समझना बात को, क्या संसदीय समितियां संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं। इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करिए। आ गया समझ। देखिए हर क्वेश्चन आपका पढ़ा होगा, सबको लगेगा पढ़ा है, बस उसी को अपने मन में डिफाइन कर देना है। लास्ट में वही प्रोसेस, इंट्रो लिख देना है, बॉडी में थोड़ा डायग्राम बना देना, बाद में वे फॉरवर्ड लिख देना, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो संसदीय समितियाँ संसदीय कार्यों के लिए उपयोगी मानी जाती हैं, इस संदर्भ में प्राक्कलन समिति की भूमिका की विवेचना करिए। यहाँ पर देखो, जैसे भारत में संसदीय समितियाँ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत 1921 में लाई गई थी। अब संसदीय समितियाँ एक तदर्थ और आपकी एक स्थायी समितियाँ हो गई। तो इसमें यहाँ पर देखो संसदीय समितियाँ उपयोगी संसदीय कार्यों के लिए मानी जाती हैं, तो यहाँ पर देखो लाई गई। अब उसके बाद कार्य कौन कौन से रहेंगे, जैसे समितियाँ लोक लेखा प्राक्कलन हो गया और सार्वजनिक उपक्रम समिति, जांच समिति, सलाहकार। यद्यपि इन समितियों पे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु गठित किया जाता है, इस कारण संसदीय व्यवस्था में इनकी निम्न भूमिका है। देखो यहाँ पर हमने भूमिका लिख दिया। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए ऐसे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा आपको बहुत आसानी से, ये देखो है कि नहीं, मैं अभी पढ़ करके भी सुना दूंगा आपको, बहुत अच्छे से ऐसे लिख देना, बट डिफाइन करके, ठीक है। हाँ, यहाँ पर प्राक्कलन समिति के बारे में आ रहा है, तो दूसरे स्टेप पे मैंने आपको क्या बताया, प्राक्कलन समिति लिख दिया 50 शब्दों में थोड़ा सा, और उसके ऊपर पूरा जो ये वर्णन है इसको लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसमें से सरकार किसी मुद्दे की जांच के लिए क्या कर सकती है, संसदीय समितियों का निर्माण कर सकती है। जैसे व्यापम घोटाला, बोफोर्स घोटाला आ गया। विभागों के कार्यकलापों की क्या करना, नियंत्रण करना, इसको देखा जा सकता है। नौकरशाही पर नियंत्रण किया जा सकता है, लघु संसद के रूप में भी कहा जा सकता है। इसके साथ साथ अन्य विभिन्न कार्यों को संसदीय समितियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। हालांकि इन सभी कार्यों प्रयोजनों को करने के लिए जांच के लिए क्या है, प्राक्कलन समिति विशेष महत्व है। थोड़ा प्राक्कलन समिति के बारे में यहाँ पर हिंट कर दिया, चूँकि ये सेकेंड पैरा में हमारे पूछा गया था, सेकेंड स्टेप में। जैसे पहला नंबर देख लेना, जैसे में क्या है, प्राक्कलन समिति का गठन कब होता है, 1950 में। स्वतंत्रता के बाद गठित होने वाली पहली समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति। इसको जॉन मथाई की सिफारिश पर लागू किया गया। सभी सदस्य किससे हैं, आपके लोकसभा से हैं। कार्यकाल कितना है, 1 साल का है। संख्या कितनी है, 30। सभी सदस्य कहाँ, फिर लोकसभा से होते हैं, ये सबको मालूम होगा। प्राक्कलन समिति का गठन बजट में जांच के लिए किया जाता है
और हमने देखा राज्यों के लिए बनाए रखने के लिए कानून की जांच क्या करते थे, बैठाल दिया जाता है। प्राक्कलन समिति के बारे में थोड़ा सा लिख दिया, बहुत कुछ कठिन नहीं है, बस लगातार कंटिन्यू करना है, बढ़िया से हो जाएगा। 259 रुपये में इसकी PDF आपको दे दूंगा। ये समझिए, मैं फिर एक बार बता दूं, मात्र 259 रुपये में आपको ये पूरी PDF मिल पाएगी, ठीक है ना। वैसे मैं दोनों क्वेश्चन आपको लाइव पहले मैटर भेज दूंगा। मैटर में आपको एक बार मैं बता दूं, जो मैटर हमारा होगा उसमें मैं जब 10 क्वेश्चन कराऊंगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके ओल्ड ईयर होंगे, ओल्ड ईयर यानी PYQ के सेट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे साल में, ठीक है। लास्ट में कुछ नए क्वेश्चन होंगे, न्यू क्वेश्चनों को हम बना करके हमारी टीम वो करेगी। ऐसे के लिए हम लोग बहुत अच्छे, हमारे सर हैं वो आप लोगों को ऐसे पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ऐसे की टेंशन न लीजिए आप लोग, वो बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया जाएगा। आंसर राइटिंग से भी बेहतर आपको पढ़ा देंगे संडे क्लास में। बाकी ये आपको बहुत विधिवत तरीके से हो जाना चाहिए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। डेली 10 क्वेश्चन के लिए बहुत जल्दी तैयार रहिए। बहुत बेहतर तरीके से हम लोग आगे का प्लान कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।